वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। इस शॉर्ट लेक्चर कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः फिर से स्वागत है। मैं शशांक शेखर मिश्रा अपने समस्त स्टूडेंट्स को खूब खूब शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो कोरोना काल में सुरक्षित रहें और अपनी मेहनत और लगन को ईमानदारी से निभाएं और बढ़िया पढ़ाई करें, और जो भी मदद से की गुंजाइश रहती है मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा। हम लोग आज नया टॉपिक है आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री 11th क्लास है आपकी, सभी को पता है। मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट लॉज जो वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा गिवन है वो हम लोगों को आज जानना है। बारी बारी से हमने आपके सामने एक टेबल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। पहला है ऑपाउ रूल, दूसरा है हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और थर्ड वन इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए एक एक करके डिस्कस करें। देखिए, जो साइंटिस्ट हुए ऑपाउ, उन्होंने एक चीज़ बताई थी। उन्होंने क्या कहा था अपने स्टेटमेंट में? उन्होंने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो एक पूरा सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल में है। जो गिवन ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट का जो सीक्वेंस है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल में है। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, जैसे सोडियम है Na का होता है आपका 11 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम है। इसमें जो सीक्वेंस आ रहा है 1s से आगे 2s, 2s से आगे 2p, 3s, ये आपका कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ऑफ एनर्जी। मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि 1s से ज़्यादा 2s की एनर्जी है, 2s से ज़्यादा 2p की एनर्जी है, 2p से ज़्यादा 3s की एनर्जी है। हम लोगों को पहले से ही पता है कि जितना हम न्यूक्लियस से दूरी पे जाएंगे, ये न्यूक्लियस है और ये आपके वेरियस ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को चक्कर लगाना है न्यूक्लियस के चारों ओर, जस्ट लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड साहब ने वैसे बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स लाइक द प्लैनेट अराउंड द सन, उसी भांति इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस से जितना दूरी पर कोई सेल रहेगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस के पास में जो सेल रहेगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो ये भी ऑर्डर है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ध्यान रखें इस बात का, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तरीका हो, चाहे इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियस के पास में जो सेल और सब सेल है उसकी एनर्जी कम है, तो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे है उसकी एनर्जी आपकी कैसी है? ज़्यादा। तो ऑपाउ ने बताया था कि किसी भी ऑर्बिट या सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस सब ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें फिल होता है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें फिल होता है। It means that we can conclude the statement of Opau law that electrons fill in any orbital, in any suborbit, in the order of their increasing energy level. It means the orbital which has lowest energy will be occupied first, and then after occupied those orbital which has higher in energy. तो था ऑपाउ का नियम। ऑपाउ ने, मैं एक बार फिर से समझा दूं, ऑपाउ ने क्या कहा था कि जिस ऑर्बिट की एनर्जी जितनी कम होगी, जिस सब ऑर्बिट की एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें भरा जाएगा, और जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें भरा जाएगा। आप अगर कंपैरिजन कर लें 1s और 2s में, अगर कहा जाए आपसे किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो 2s की ज़्यादा है, 2s में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, और 1s की एनर्जी कम है तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। इट इज़ द ऑपाउ रूल। अब हम लोग सेकेंड रूल चल रहे हैं, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है इसको जान लो जरा। हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहते हैं कि हुम्स ने बताया था, हुम्स का ये कहना था कि किसी ऑर्बिटल जैसे p सबसेल है, और p सबसेल में हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल। 3 ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन है हम लोग बॉक्स डायग्राम के द्वारा करते हैं। ये बॉक्स आपके बन गए 3 बॉक्स हैं, तो तीनों बॉक्स आपके 3 p के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑर्बिटल का नाम है px, क्योंकि एक्सिस पे है, py दूसरा py पे है, y एक्सिस पे, और लास्ट में pz।
देयर आर 3 p orbitals, you can easily see on the whiteboard. अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते समय किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरे जाएंगे और तब तक भरे जाएंगे जब तक कि लास्ट ऑर्बिटल नहीं आ जाता। तो इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या शेष रह जाती है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिटल में जो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली भर चुका है उसके साथ पेयरिंग करेगा और उसके अपोजिट स्पिन में करेगा। आइए जरा देखें, जैसे हमें p में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, p5 कंडीशन हमारे पास है, इट इज अ p5 कंडीशन। आप जरा देख लें, p5 कंडीशन आपके पास है, p5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इन 3 p ऑर्बिटल में फिल करना है। तो हुन्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। तो पहले क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स भरने का हाफ है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, 1 2 3, पहले सिंगली फील्ड भरे जाएंगे और तब तक भरे जाएंगे जब तक कि लास्ट ऑर्बिटल ना आ जाए। तो लास्ट ऑर्बिटल यहाँ पर pz है, तो px पहले सिंगली भरा, फिर py, फिर pz। इसके बाद इनकी पेयरिंग शुरू होगी, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, वो भी पहले ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसके बाद जैसे 3 भर चुके हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा पहले ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन और ये 5वां, इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। तो इट इज अ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू हुन्स, electron filled up first singly in various orbitals, thereafter pairing takes place with opposite spin. इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरे जाते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या आपका कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोला जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरे जाएंगे इन वेरियस ऑर्बिटल्स और तब तक भरे जाएंगे जब तक कि लास्ट ऑर्बिटल नहीं आ जाता। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या शेष रह जाती है, हमें पेयरिंग कराने की जरूरत है। तो पेयरिंग हमेशा पहले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, वो भी डाउनवर्ड स्पिन में। पहले अपवर्ड के स्पिन के भरे जाएंगे, इसके बाद डाउनवर्ड में पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो इट इज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आइए थर्ड रूल को जाने, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पाउली बहुत ही बेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं केमिस्ट्री को लेकर, उन्होंने काफ़ी डिस्कवरी की हैं। इनका पूरा नाम था जॉन वोल्फगैंग पाउली। द फुल फॉर्म ऑफ मिस्टर पाउली इज जॉन वोल्फगैंग पाउली। इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था और इनकी डिस्कवरी पे इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी समान नहीं हो सकती। इनका स्टेटमेंट क्या था, एक बार समझ लें इसको, कि किसी भी एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी समान नहीं हो सकती। इन एनी एटम no 2 electrons can have all 4 quantum number identical। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, इसको जान लें कि इन एनी एटम no 2 electrons can have all 4 quantum number identical। किसी एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी समान नहीं हो सकती। कोई भी 3 वैल्यू समान हो भी सकती हैं, लेकिन चौथी एक चारों में से कोई एक ऐसी होगी, चारों में से जैसे n, l, m, s, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा। स्मॉल n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l माने एजीमुथल क्वांटम नंबर, m माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। n, l, m, s में चारों में से कोई भी 3 तो समान हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी 3 उनका नाम है, कोई भी 3 समान हो जाएगी, लेकिन चौथे की वैल्यू अपने आप डिफर होगी। लेट अस कंसीडर ए सुइटेबल एग्जांपल टू एक्सप्लेन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए हम लोग इसको एक्सप्लेन करें। देखिए जैसे मुझे 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन कि मुझे क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने हैं कि 16वां और 17वां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का किस ऑर्बिट के, किस सब ऑर्बिट के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वहाँ पे इसका स्पिन ऑफ रोटेशन क्या है। हमें 4 बातों की जानकारी 4 अलग अलग क्वांटम नंबर से सीखनी रहती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में स्पिन ऑफ रोटेशन क्या है उसका, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों चीज़ें हमें 4 अलग अलग क्वांटम नंबर से जाननी है। हमें 16वां और 17वें इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आज यहाँ पे हम क्वांटम नंबर्स को
जानेंगे। आइए देखें 16 इलेक्ट्रॉन हमें पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपका Cl का 70 एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 12 5 17 17 आपका एटॉमिक नंबर है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने रखा है, इसको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा हाईलाइट हो जाएगा। तो अब हम 16 और 17 को निकाल लेंगे। पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कहाँ छिपा हुआ है। आइए देखें 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 5 17 3p5 में 16 है और 17 दोनों कहाँ है 3p5 में। हमने 3p5 को अलग करके लिख लिया, ये 3p5 है 3p5। अब देखिए स्मॉल n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी 3 एक पीछे लिखी जाती है, स्मॉल n होती है और इसके लिए स्मॉल n होगा। स्मॉल n p के लिए कितना होता है n स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा 1 मैंने टेबल लिख दिया आपको S P P F 0 1 2 3 ये आपकी वैल्यू होती है स्मॉल n की n वैल्यू। तो इसके बाद स्मॉल n इक्वल टू 0 इसमें 0 1 और स्मॉल m इक्वल टू ये देखिए p में 5 इलेक्ट्रॉन भरने में तो p में 3 ऑर्बिटल बनाए और 3 वैल्यू आएंगे आपको, मैंने सिखाया था आपको -1 0 +1 तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 और 2 हुलसुल भरे जा रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए हमारा 16वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है यहाँ तक कितने हो गए थे 2 2 4 6 10 12 12 के बाद 13 14 15 16 एंड 17 ये दोनों इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन है ये वाला और ये वाला 17वां इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या वैल्यू है m इक्वल टू हो जाएगा -1 और s इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नीचे तरफ एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है 16 इलेक्ट्रॉन तो l इक्वल टू हो जाएगा -12। आइए हम लोग 17 पे चलें n इक्वल टू सेम है 3 n इक्वल टू क्या है 0 1 m इक्वल टू देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन सप्लीमेंट के लिए सामने क्या रखा 0 तो m इक्वल टू हो जाएगा 0 और s इक्वल टू हो जाएगा आपका -12। आप इस चीज को कंसीडर करें, आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू सेम है, स्मॉल l की भी वैल्यू सेम है, स्मॉल s की भी वैल्यू सेम है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ रहा है स्मॉल m की वैल्यू में। स्मॉल m की वैल्यू में अंतर पड़ रहा है। बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा है कि स्मॉल n स्मॉल l स्मॉल m की वैल्यू समान हो सकती है लेकिन s की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। कोई भी 3 वैल्यू समान हो सकती है, चौथी कोई भी ऐसी होगी जो अंतर कर जाएगी, जरूरी नहीं कि वो ऐसी हो। इस बात का ध्यान रखें, मैंने बहुत सारी बुक्स में ऐसा देखा है कि उन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है स्मॉल n स्मॉल l स्मॉल m की वैल्यू समान होती है लेकिन s की वैल्यू अंतर होती है। ऐसा पाउली ने बिल्कुल नहीं कहा। पाउली ने क्या कहा था कि कोई भी 3 वैल्यू समान हो सकती है लेकिन चौथी कोई ऐसी होगी जो अपने आप अंतर कर जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को सुनने के लिए, मुझे टॉलरेट करने के लिए। और अगेन हम लोग मिलते रहेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, शुक्रिया।